भाई बेटा, एक प्रश्न हमारे सामने आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में, हिंदी में जब हम उसको बोलते हैं तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ये दो शब्द ऐसे हैं जो काफी अहम भूमिका रखते हैं। और हम लोग क्योंकि लॉ के स्कॉलर हैं तो हम लोगों को बखूबी ये जानना चाहिए कि आखिर इन दो शब्दों का क्या संवैधानिक महत्व है। दो चीज हम जानते हैं, आर्टिकल 53 में ही भारतीय संविधान के लिखा हुआ है कि जो हमारा भारत का कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति सारी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ लोगों के जो सहयोग और सलाह से करे। तो अब सवाल है उनको सहयोग कौन देंगे। आर्टिकल 74 में लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके लिए सहायता प्रदान करे। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद शब्द है या मंत्रिमंडल शब्द है? मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स का कहाँ हवाला है, इसके बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है? देखना बेटा, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 352 जो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और वहां यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है वो मंत्रिमंडल के सुझावों के बाद ही लगाएगा। वहां शब्द मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद नहीं है। अब सवाल है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं। हम जानते हैं कि जैसे अनुच्छेद 74 है सेंट्रल के क्रियाकलाप के लिए, वैसे अनुच्छेद 163 है राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए। यानी एक तरह से आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 एक समान है। बस अंतर यह है कि आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सलाह देने की बात कही गई है प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 163 में यही बात कही गई है राज्यों में मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह देने में। तो ये हुआ मंत्री परिषद का जिक्र और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री अब नहीं हो रहे। तो यानी कुल मिलाकर 3 तरह के मंत्री आपको देखने को मिलेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक राज्य मंत्री। अब ये राज्य मंत्री का मतलब ये न समझ लेना कि ये मिनिस्टर सिर्फ राज्यों में होते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे गफलत में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। सेंट्रल में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनमें प्रधानमंत्री तो होगा ही होगा, इनके अलावा प्रत्येक विभाग के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और फिर उसके नीचे कोई स्टेट मिनिस्टर होगा।
जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति होगा, यानी कि मुख्य भूमिका उसी की रहेगी विभाग में, और जो भी पॉलिसी डिसीजंस लेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर। उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी हेड ऑफ मिनिस्ट्री वो कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके असिस्टेंट्स के लिए स्टेट मिनिस्टर। ये परंपरा चालू कैसे हुई और भारतीय संविधान में कैसे आई? आप देखिए, प्राचीन काल में आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा, राजा महाराजा हुआ करते थे। वही राजा मुख्य न्यायिक अधिकारी भी होता था, चीफ जस्टिस कहने उसे, वही न्याय करता था, वही प्रधान सेनापति भी होता था, और वही मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर भी होता। लेकिन वहां भी उसकी सहायता के लिए उनके अमात्य होते थे, उनके सिपाही सालार या सेनापति होते थे जो सैनिक मामलों में मंत्रणा देते थे, और ऐसे लोग भी थे जो राजस्व प्रणाली का कार्य देखते थे। यानी तब भी ये सिस्टम था। अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में तो पहली बार ये विभाग वाइज काम शुरू हुआ 1861। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे यहाँ के, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो चुका था। उसी समय ये डिसीजन लिया गया कि तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जिम्मेदार लोग बनाए गए, अपने अपने विभाग के लिए वो उत्तरदायी भी हों और कार्य। कब? 1861, तब से यह परंपरा चली। एक चीज और आप देखते होंगे कि कैसे कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है आज। अमूमन स्टेट्स में भी हर हफ्ते एक कैबिनेट की मीटिंग होती है। उस कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, और स्टेट में मुख्यमंत्री रहेंगे, और सेंट्रल में प्रधानमंत्री रहेंगे। उसमें स्टेट मिनिस्टर नहीं शिरकत करते। ये बात अलग है कि ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये क्या? तो सामान्यतया कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो वो अपने विभाग का नेतृत्व करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके प्रधान होते हैं। अब उनकी सहायता के लिए राज्यमंत्री होते हैं। लेकिन कोई कोई विभाग ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, तो वहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक मंत्री होता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर जैसा ही काम करता है, यानी कि उस विभाग में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो जो स्टेट मिनिस्टर है वही कैबिनेट मिनिस्टर जैसा काम करेगा और वही पॉलिसी डिसीजंस लेगा। लेकिन सवाल एक और है कि क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा? कैबिनेट की मीटिंग में सामान्यतया वो नहीं जाएगा, लेकिन जब उसके विभाग के बारे में कोई आज विचार होना है तब उसे बुला लिया जाता है, या उन्हें जब कोई अपने विभाग के बारे में कोई बात कहनी होती है तब भी वो कैबिनेट की मीटिंग में शिरकत करते। अब आप देखिए, जो अनुच्छेद 352 है, हम जानते हैं ना बेटा कि इमरजेंसी के लिए 3 आर्टिकल्स में वर्णन किया गया है। 352 है, 356 है और 360 है।
इसमें से 360 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके आधार पे आज तक कोई इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, जबकि 352 में भी लगी है और 356 में तो कई बार लगी। तो वहां ये जिक्र है कि राष्ट्रपति प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा। वो तब करेगा जब प्रधानमंत्री के द्वारा उसे बताया जाए, कहा जाए, रिकमेंड किया जाए और प्रधानमंत्री कैबिनेट में पास हो वो मामला। अब समझ लो वहां पे कैबिनेट का जिक्र आया, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिक्र आया। तो पहले डिप्टी मिनिस्टर्स भी मिल जाते थे, लेकिन आजकल डिप्टी मिनिस्टर्स तो नहीं हो रहे हैं। और एक बार और इसके पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी होते थे, लेकिन पार्लियामेंट सेक्रेटरी अब नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही शिरकत करते हैं। जब मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी तो उसमें सभी प्रकार के मंत्री लोग शामिल होंगे। और अगर देखा जाए तो जो मंत्री परिषद है, समूची मंत्री परिषद, वो लोकसभा में उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और राज्यों में जो मंत्री परिषद है वो विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तब भी वो मंत्री परिषद विधान सभा छोड़ के विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं है। अब यही मामला होता है कि जब सेंट्रल में जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। एक चीज और हम जानते हैं कि मंत्री परिषद में वो लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, और उनकी कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनसे 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये बात कहाँ लिखी है? 75 अनुच्छेद 75 के 1 के का में लिखी है। किस संविधान संशोधन से आया था? 91 ये 91वें संविधान संशोधन से आया था, 2003 में आया। यानी एक चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया कि अगर लोकसभा में 503 सीटें हैं तो उसके 15% से ज्यादा, 503, 542 आएंगे से, तो उसके 15% से ज्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह नहीं दे सकते। और वही पोजीशन राज्यों में भी है। तो ये जो मिनिस्टर्स होंगे ये इसीलिए होते हैं, बाकी मंत्रियों के, चाहे वो राष्ट्र मंत्री हों चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, उनके सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है, सुविधाएं वही हैं, लेकिन बस उनके अधिकारों में अंतर। एक बात, कभी कभी एक शब्द और मिल जाता है कि अतिरिक्त प्रभार किसे कहते हैं, एडिशनल चार्ज भी होता है। कभी कभी एक मंत्री है, मान लीजिए वो मंत्री जी बीमार पड़ गए हैं, काम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके विभाग का प्रभार किसी दूसरे मंत्री को दे दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि यह उसका अतिरिक्त प्रभार है। जब तक अतिरिक्त प्रभार ऐसे मंत्री के पास रहेगा तब तक वो उस विभाग का भी कैबिनेट मिनिस्टर माना जाएगा। देखो बेटा, होता क्या, इस सिस्टम को चलाने के लिए बड़ा ही सुनिश्चित और सुसंगठित प्रणाली। अब उत्तर प्रदेश में देख लें,
मुख्यमंत्री जी हैं, हर विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं। और इसके बाद अब नीचे का काम कौन देखेगा? उसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे कौन होते हैं? उनके नीचे होते हैं विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी। विशेष सचिव के नीचे कौन होते हैं? डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव। उनके नीचे कौन होते हैं? कौन सचिव होते हैं? नहीं, संयुक्त सचिव बीच में होते हैं, यानी कि विशेष सचिव के बाद संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी। और डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे भी एक पद है। वो कौन सेक्रेटरी होते हैं? उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी समझ लो, उनका नाम है, वो हो जाते हैं। और उनके नीचे फिर सेक्शन अफसर होते हैं, और सेक्शन अफसर के नीचे फिर आजकल समीक्षा अधिकारी हो गए हैं, पहले इनको यूडीए कहा जाता। और उस यूडीए के नीचे यानी कि समीक्षा अधिकारी के नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। तो अब सवाल है कि हर विभाग का मामला सचिवालय में जाता है। अब वो सचिवालय में सेक्शंस होते हैं, अंडर सेक्रेटरी कहते हैं उनको, यानी कि नीचे सबसे नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर समीक्षा अधिकारी, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और आप जानते हैं कि आजकल उसके ऊपर एक सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव का, चीफ सेक्रेटरी। ये सब ब्यूरोक्रेट्स, ये अधिकारी गण है। और अब ये जो भी फाइल वहां तक जाएगी, इसके ऊपर तब वो मंत्री महोदय के पास जाएगी। विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, उनके बारे में अन्य कोई या एलोकेशन बढ़ाना या उनके पद, उनके अधिकारों में परिवर्तन करना, बढ़ाना, घटाना, तो ये सब माननीय मंत्री जी के हाथ में ही होता है। ये बात अलग है कि जब अधिकारों को बढ़ाने में, घटाने में कोई डिसीजन लेना है तो कैबिनेट मीटिंग करते हैं और उस कैबिनेट में ये बात है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कितने हो गए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे? 5। अब ये अयोध्या धाम में जो बना है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आखिर किसी दिन वहां पास हुआ होगा ना, सेंटर में कैबिनेट में ये पास हुआ होगा, और पास होने के बाद ही इस पर अमल हुआ होगा। कौन है नागरिक उड्डयन मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिविल एविएशन वही है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने विषय, उन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, उन सब मामलों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को। समवर्ती सूची एक ऐसी है जिसमें दोनों को अधिकार। ये तो आप जानते ही हैं, अगर इमरजेंसी टाइम आ जाता है तो किसी भी स्टेट के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है पार्लियामेंट। तो ये रहा बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जो संवैधानिक प्राधिकरण।